कौन कहता अगर एनडीए के एसएसबी एक बार चले जाओ तो जिंदगी में पहाड़ भी तोड़ दोगे। ये कॉन्फिडेंस एनडीए दिलाता है। जो लड़का कभी एक बार एसएसबी चला गया ना, और स्पेशली एनडीए वाला, वो जिंदगी में नहीं हार सकता। मैं यार बस में भर के ना, जब लाते हैं तो बड़े प्यार से लाते हैं, जब ले जाते हैं ना तो गालियां, फटाफट भरो जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर कैंपस से बाहर। मेरे ग्रुप में सिर्फ एक लड़का उस समय, एक लड़के को लिया था मेरे ग्रुप से, सिर्फ नहीं, शायद उसी वजह से मेरा नहीं, क्या जो भी है व्हाटएवर, मैंने कहा कि आपका बेटा जो है वो एनडीए ऑफिसर बन गया है। शेर जंगल में अकेला ही आता है और शिकार करके ले जाता है, भीड़ में तो भेड़िए आते हैं। चलो तो मैं बताता हूं आपको कहानी। तो भाई हुआ क्या, मैं आपको बताऊं। जब मेरा पहला रिटर्न निकला ना, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मेरा रिटर्न जो था, एक तो मेरा क्लिक हो गया, एक तो मेरा कैंसिल ही हो गया था। मैंने आपको बताया था, एक रिटर्न तो मेरा कैंसिल हो गया था, मतलब पेपर नहीं दे पाया था। तो मैं आपको बताता हूं बच्चों क्या थी कहानी। तो रिटर्न का रिजल्ट आने वाला था। मैंने सोचा कि मैं मदर से बात करता हूं, लेकिन मुझे लगा अगर नहीं निकल पाया तो मैं किस मुंह से बात करूंगा। मैंने बात ही नहीं की मदर से। तो मैं सीधा गया कैफे में। भाई जब मैं कैफे जा रहा था तो मतलब अंदर से तो शरीर पूरा कांप रहा था। मैंने कहा भैया को, भैया प्लीज, और मतलब फर्स्ट पूरा एक्साइटमेंट होता है कि प्लीज मेरे एक बार रिटर्न का रिजल्ट है, और किस चीज का है, एनडीए का है। तो उन्होंने कहा अच्छा एनडीए का है। अब एनडीए का नाम लेते ही, क्योंकि यार एनडीए वास्तव में एक एग्जाम है, और अगर कहीं के 12th के बाद कोई एग्जाम है तो भाई मेरे बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जाम है, लेकिन मेरे दिल से पूछो तो नेशनल डिफेंस एकेडमी इज द बेस्ट। ठीक है, हर किसी को अपनी अपनी पसंद होती है, मैं ये नहीं कहता। आईआईटी, जेईई, नीट भी, और बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है, एससीआरए रेलवे का भी एग्जाम होता है, बहुत अच्छा एग्जाम होता है, बट भाई यहाँ दिल पे तो एनडीए है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं गया कैफे पे, और कैफे वाले भैया ने बोला कि ठीक है मैं डालता हूँ। उन्होंने फटाफट से रिजल्ट, अब जैसे जैसे वो फटाफट उंगलियां चला रहे थे ना उसमें, भाई दिल की धड़कने ऐसे, इस तरीके से क्यों, अगर वो रिटर्न नहीं निकलता तो शायद मैं अंदर तक और टूट चुका होता, क्योंकि मेरे साथ एक पहले हादसा हो चुका था। सारी बात उसी पर टिकी हुई थी, कैसे घर वालों को संभालूंगा, क्या मदर को मैं जवाब दूंगा, क्या कैसे खुद को मैं जोड़ पाऊंगा, क्या मैं मेहनत करूंगा। भाई जब आप अकेले हो ना, एक बात याद रख लेना, मैंने यही सीखा है जिंदगी में, विनर्स स्टैंड अलोन। लिखो पहले ये बात जल्दी से फटाफट। जीतने वालों को छोड़कर चले जाते हैं लोग, एक बात ध्यान रखना, जीतते तो बाद में हैं, उससे पहले उनको सब छोड़ के चले जाते हैं, सब छोड़ने ही चले जाते हैं। लेकिन भाई वो अकेला ही खड़ा होता है, वो अकेला ही लड़ता है। ध्यान रख लेना, जब भी आप सक्सेस की तरफ चलोगे, लोग धीरे धीरे आपको छोड़ते हुए चले जाएंगे, बुराइयां निकलती चली जाएंगी, आप में कमियां निकलती चली जाएंगी, लेकिन अकेले ही चलना है। और शेर जंगल में अकेला ही आता है, अकेला ही दहाड़ता है, और शिकार करके ले जाता है, भीड़ में तो भेड़िए आते हैं। एंड दैट्स व्हाई बी अ लायन। तो तैयार रहना इस चीज के लिए कि अगर जिंदगी में आपको लोग छोड़े तो इसका मतलब समझ लेना कि कहीं ना कहीं आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। समझा सकते हो, गलत मत करना किसी के साथ, लेकिन लोग अगर आपको ना समझें, समझाने की कोशिश करना, लेकिन अगर लोग आपको ना समझें तो अपनी रास्ते पे चलते रहना। तो ये बात ध्यान से सुन लेना, विनर्स स्टैंड अलोन। गलत मत करना कभी किसी के साथ, अपनी तरफ से गलत मत होना। समझने वाला होगा तो समझ जाएगा, नहीं तो छोड़ के चला जाएगा। और छोड़ के, मैंने पहले भी कहा, छोड़ के जाने वाला कभी अपना नहीं होता है। दूसरी बात बताता हूं आगे। तो मैंने क्या कहा कि मैं जब वहां पर गया तो भाई जैसे जैसे नंबर भर फिल किया जा रहा था, वो मुझसे नंबर पूछ रहे हैं कि भैया नंबर दिखाओ। मैंने कहा लो एडमिट कार्ड देख लो फटाफट। उन्होंने कहा अरे आप बताओ ना। मैंने कहा देख लो यार, कहां बोलना निकल रहा है। अंदर से इतनी धड़कने, इतनी ज्यादा धड़कन तेज हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ बाहर निकल के आने वाला हो, मतलब बहुत ज्यादा धड़कन हो रही थी। और मतलब जैसे बुखार नहीं हो जाता, फीवर हो जाता है, ऐसे इस तरीके से अंदर से हो रहा था, गर्म होती जा रही थी बॉडी। तो जैसे ही उसने डाला, अब फटाक से एकदम से लिस्ट आती है तो एकदम चलती चली जाती है, एकदम से उन्होंने डाला यस योर नेम इज देयर। ओहो, वो खुशी, उस खुशी को बयान नहीं कर सकता मैं। वो खुशी, शायद जिंदगी में 1000 खुशियां हैं, लेकिन वो खुशियां नहीं आ सकती, क्योंकि वो मैंने खुद अकेले जंग लड़के जीती थी। खुद की जंग थी वो मेरी, अकेले वो मेरी जंग थी। जैसे ही मेरा रिटर्न का रिजल्ट निकला, मैंने एकदम से, जैसे ही उसने बोला कि यहाँ कि भैया आपका तो आ गया, मैं एकदम से पूरी जोर से चिल्लाया वहां पे, ऐसे करके, मतलब ये मैं चिल्ला नहीं सकता। और पूरे खुशी में मैं
और मैंने भैया को एकदम से बोला कि भैया ने मैं कितना पैसा हुआ, भैया ने बोला कि इसका 40 रुपीज हुआ, मेरे पास 50 का नोट था, मैंने कहा ये लो, मैंने लिया भी नहीं चेंज, मैंने कहा रख लो रख लो रख लो रख लो। इतनी खुशी। हम जो 5-5 रुपए के लिए लड़ जाया करते थे, आज 10 रुपए देके चले आए वहां से। खुशी ये होती है जेन्युइन खुशी। वहां से निकलते ही मैं तुरंत बाहर निकला और ऐसे हवा में एकदम से अच्छी से सांस ली, और तब मुझे लगा कि हाँ, तब मुझे वो बात समझ में आ गई थी कि मेरे अंदर भी कोई इंसान है और मैं भी कुछ कर सकता हूं। मुझे, मैंने कल कहा था ना, जिनको अपनी कीमत मालूम नहीं होती वो लोग सस्ते में बिक जाते हैं। मुझे पता था कि भाई मेरे अंदर कुछ है, मैं कीमत पहचान चुका था कि भाई ये तो तय हो चुका है कि मेरे अंदर कुछ है। बिकॉज हल्का फुल्का खेल नहीं है यार, नेशनल डिफेंस एकेडमी निकाला है, कोई मजाक का खेल थोड़ी ना है। तो ये चीज जो है कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में आ चुकी थी, अपनी कीमत पता चल गई है, फिर तो कॉन्फिडेंस की कहां कमी होने वाली है भाई। सारा कॉन्फिडेंस तो ऐसे निकल के आएगा ना, लगेगा तो सब कुछ ऐसा लगेगा, अरे कुछ भी नहीं है, एस आई एम द बॉस, वो फीलिंग होती है ना। और जब आपको दुनिया अपोज कर रही हो ना, और फिर आप वो काम कर दें, जब दुनिया आपके विपरीत हो जाए और तब उसको आप जीत ले, तब आपको लगता है यस आई एम द बॉस। तो वो फीलिंग, बॉस वाली फीलिंग आती है भाई उस समय पर, और वो गलत नहीं है, वो आना जरूरी है, क्योंकि आपने लड़के झगड़ के, दुनिया से लड़के झगड़ के वो काम किया है। तो मेरे दिमाग में तुरंत एकदम से आया कि नहीं, जिस इंसान ने मेरा सबसे ज्यादा सपोर्ट किया था, मुझे उसको कॉल करनी चाहिए और वो खुशी देनी चाहिए। तो मैंने फटाफट जल्दी से फोन कॉल मिलाया और तुरंत कॉल मदर पे, और मैं कॉल मिला रहा हूं और मेरी आंखों में आंसू आ रहे, क्योंकि मुझे वो दिन भी याद आ रहा था जब सब लोगों ने, घर वालों ने अपोज किया और मेरी जो माताजी हैं उन्होंने मेरा सहारा दिया। उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, और मेरे सपने के लिए वो लड़ गई घर वालों से भी और बुराइयां ले ली। तो मुझे बहुत मतलब रोना आ रहा था। तो मैंने कहा, मैंने जैसे फोन कॉल मिलाया तो मेरी अंदर से एक ही बात निकली कि मम्मी। तो मैं मम्मी बोलता हूँ कि मम्मी, जैसे कई बोलते हैं ना, कोई लोग मामा बोलते हैं, कुछ लोग मॉम बोलते हैं, तो मैं ऐसा नहीं, सिर्फ मम्मी। कुछ लोग माता जी बोलते हैं, कुछ और भी, ठीक है। तो मैंने कहा मम्मी हो गया, एंड आई हैव डन इट। तो मम्मी ने कहा क्या? तो मैंने कहा कि वो एनडीए का पेपर निकल गया, लेकिन मेरे मुंह से एक बात निकली थी, पता नहीं शायद उसी वजह से मेरा नहीं, क्या जो भी है व्हाटएवर, मैंने कहा कि आपका बेटा जो है वो एनडीए ऑफिसर बन गया है। अब मम्मी को इतनी सारी जानकारी नहीं थी, उन्हें तो लगा कि पूरा सब कुछ हो चुका है और ये एनडीए में ऑफिसर बन गया है, अब तो इसकी ट्रेनिंग पे जाने वाला है, क्योंकि उनको इतना नहीं पता, उनको इन चीजों के बारे में नहीं इंफॉर्मेशन थी। मैंने गलती से ये बोल दिया, मेरे मुंह से ये निकल गया कि आपका बेटा जो है वो अधिकारी बन चुका है और तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हमें तो लगा रिटर्न निकल गया तो भाई अब तो कहां, एसएसबी तो निकाल लेंगे, ये वो सारी चीजें। तो ये बात मेरे मुंह से निकल गई और उन्होंने कहा, वो बहुत खुश थी, बोला कि मुझे यही भरोसा था तुझ पे और ये सारी चीजें, उन्होंने ब्लेसिंग्स भी दी खैर अपनी। तो ये मेरे मुंह से निकला और फिर मैंने उन्हें बाद में बताया कि नहीं ऐसा नहीं है, अभी मुझे बस एक इंटरव्यू देना है छोटा सा, और इसके बाद मैं जाऊंगा और उसमें इंटरव्यू में तो मैं क्लियर करूंगा। देखो कॉन्फिडेंस देख रहे हो, एक छोटा सा इंटरव्यू है वो तो मैं दूंगा, क्लियर हो जाएगा, उसकी कोई टेंशन नहीं है, अब टेंशन मत लो। तो उन्होंने कहा नहीं कोई बात नहीं, अभी पहले आप तैयारी करो। तो मैंने कहा नहीं अरे वो तो हो जाएगा, आप तैयारी कर लो, अब तो सिकंधों पे सितारे लगने वाले हैं। तो वो जो कॉन्फिडेंस अंदर से निकल के आ रहा था भाई, वो कुछ भी बोल जा रहा था, और फिर तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया। और फिर जब घर वाले जिन्होंने मुझे सबने अपोज किया, ये वो सब जानते क्या बोलते थे, बोला हाँ अब तू अपने मन से कुछ करके तैयारी कर सकता है। तो सबने फिर मतलब सबने कहा कि हाँ कर सकता है, क्योंकि सबको लगा भाई, अब दूर दूर तक बात फैल गई कि एनडीए का रिटर्न निकाले। उस समय इतना आसान नहीं था बच्चे, रिसोर्सेज बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन सबको लगा कि हाँ इसके अंदर दम है, तो सबने सपोर्ट किया, हर किसी ने। और सबसे अच्छी बात, पैसा बहुत आया, उसके बाद खूब पैसा आया। उस समय खर्चे के लिए 5-5 हजार, 4-4 हजार, 6-6 हजार रुपया, 10-10 हजार रुपया मुश्किल से मिला करता था, उसमें हम खर्चा चला लिया करते थे पर मंथ का। लेकिन उसके बाद तो पैसा ही पैसा, कभी चाचा जी की तरफ से, कभी पापा की तरफ से, कभी मम्मी की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, हर किसी ने फुल पैसा, कि सबको लग रहा था भाई हमारा बेटा तो अधिकारी बन चुका है, तो खूब, और हम फुल मजे में, फुल मौज मस्ती में। ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन बहुत की थी, एसएसबी के लिए बहुत तैयारी की थी, लेकिन जो गलती वहां हुई वो नहीं पता थी कि ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसके बाद की कहानी बताता हूं आपको कि जब मैं एसएसबी के लिए जा रहा था, मुझे आज भी याद है कि जब मैं एसएसबी के लिए जा रहा था और दिल्ली से मेरी ट्रेन थी भोपाल के लिए, दिल्ली टू भोपाल की मेरी ट्रेन थी, और टायर 3 एसी टायर 3
जो लोग जाते हैं ना उन्हीं को पता है ये सारी बातें। एसी टायर 3 की वो ट्रेन थी, भोपाल में गए और बहुत खुश। टायर 3 एसी की ट्रेन में भाई पहली बार मैं बैठ रहा था। और एक मैंने गलती की थी, मैं आपको नहीं बताऊंगा, ऐसी शैतानी आप मत करना, क्योंकि अभी मुझे पता है मैं इस समय मीडिया पे बोल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ जो भी है वो चीजें सब हाइड ओपन हो जाती हैं। तो वो जो गलती मैंने नालायकी की थी वो आप लोग मत करना, ठीक है। अब शरारती थे हम, थोड़े से दिमाग में लगा देते थे हम भी हरकतें, ठीक है। आपको पता है कि वो लोग ये कहते हैं कि जहां का भी आप जहां से भी आ रहे हो तो उसका टिकट लेके आओ, उसका किराया मिलेगा। फर्स्ट एसएसबी जब जाओगे तो आप अपना टिकट लेके जाइए, उसका पेमेंट आपको मिलता है वहां से, ठीक है। अब उसमें जो पेमेंट लगा, सपोज करो उसमें 3,000 रुपए लगा, तो आपको उसका डबल देंगे। याद रख लेना ये बात, ये वही बताएगा जिसने वो सब काम किए हैं। तो अगर मेरा 3,000 रुपए का किराया लगा या 4,000 का लगा या 5,000 का लगा या 10 का लगा ना, अब ये नहीं तुम्हें एरोप्लेन का, वो टायर 3 एसी टायर 3 का ही होता है बस अलाउ, तो उल्टा रिफंड कर देंगे वो आपको। तो भाई मैंने अपने, मुझे तो पता थी ये बात, मैंने, क्योंकि मुझे किसने बताई थी, मैं ये बात जानता था, मैं आपको बता दूंगा, ये कहानी लंबी है कौन, ठीक है। तो मैंने सारे टिकट लिए अच्छे से, लेकिन अब कई बार कहते हैं कि जब माँ बाप को ये बात ना पता हो तो अब इसका देखो अच्छा बुरा गलत सब यूज कर सकते हैं। तो मैंने, क्योंकि पैसा आ रहा था और बड़े दिनों बाद आ रहा था, है ना, तो मैंने घर वालों को ये बात जो है नहीं बताई। एडमिट, मैंने कहा ना अगर मैंने गलतियां की जिंदगी में तो की भी हैं। मैंने घर वालों को वो नहीं बताया कि जो वहां से किराया मिलता है वो डबल होके आ जाएगा, और घर वालों से जाने आने का पूरा किराया लिया, लेकिन वहां से तो पैसा मुझे मिला। अब वो जो पैसा था वो हमने खूब खाने पीने में खूब लगाया, वहां पर खूब मस्ती में, खूब मौज मस्ती में। लेकिन जब हम जा रहे थे तो बड़े खुश थे। मैं भोपाल पहुंचा, भोपाल में हम उतरे, वहां मेरे दोस्त, जानते हो सबसे पहले कौन मिले मुझे, क्यों मैं बार बार जिक्र करता हूं। हम जब खड़े थे वहां पर तो 5-6 लड़कों का ग्रुप खड़ा हुआ, एंड दे वर स्पीकिंग लाइक एनीथिंग, मतलब बहुत ही खतरनाक स्पीकिंग चल रही है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। और सीधी सी बात है, भले ही मेरी इंग्लिश कितनी भी अच्छी थी, लेकिन जब बात आती है उस कॉन्फिडेंस की, तो अगर वो कॉन्फिडेंस आपने फेस ना किया हो, वो चीजें ना की हो, तो आपको डर तो लगता ही है, नई जगह जा रहे हो। तो मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं और मैं उनको देख रहा हूं, और वो 5-6 लड़के बहुत तेजी से बोल रहे हैं, लेकिन मेरे कान में एक वर्ड पड़ता है RIMC, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, और मेरे दिमाग में ये बात क्लिक हो चुकी थी, इसका मतलब ये तो रिमकॉलियंस हैं। और उनकी चमक RIMC की उन्हीं की बातों से ही नजर आ रही थी। मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हो चुका था उन लोगों से। मैं उनके पास गया और मैंने उनसे बातचीत करना स्टार्ट किया, लेकिन वो सारे के सारे बच्चे, इतने पोलाइट और हम्बल थे कि उन्होंने मुझे अपना दोस्त बनाया। और जैसे उनसे मैं बातचीत करता चला गया, मेरा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता चला गया, और हम लोग जो है सारे के सारे पहुंचे एसएसबी में, 22 एसएसबी बोर्ड भोपाल। और जैसे ही मैं एंट्री करता हूं गेट के अंदर, तो भाई मैं क्या देख रहा हूं, इतना बड़ा कैंपस, इतनी बड़ी चीजें, एकदम से दिल ऐसे धक धक करने लग जाता है। और वहीं मेरे जो दोस्त थे सारे रिमकॉलियंस, दे आर नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल, कोई टेंशन ही नहीं, और हमारे अंदर धक धक हो रही है। तो ये डर होते हैं बच्चे, ये डर होता है, यही डर तो तुम्हें ऑफिसर नहीं बनने देता, इस डर को ही तो दूर करना होता है। अब वो जब भी हम जिस रूम में, हमें हॉस्टल था जो हमें वहां पर कैंपस में हमें जो बैग्स मिले, हम जहां पे रुके वहां पे, तो वहां पर क्या देख रहे हैं कि मतलब वो RIMC वाले जो रिमकॉलियन जो हैं, उनमें से 2-3 बच्चे जो है वो मेरे ही में थे, मेरे ही उसमें थे रूम में, बाकी अदर्स थे। तो उनसे बातचीत होना स्टार्ट हो गया, बातचीत हो रहा है तो कॉन्फिडेंस मिलता जा रहा है धीरे धीरे। लेकिन जब बात आई फर्स्ट डे स्क्रीनिंग की, तो जानते हो स्क्रीनिंग में स्टोरी लिखने तक तो ठीक था, नहीं सॉरी, स्टोरी लिखने सुनने तक तो ठीक था, देखा लिखा, जब बोलने की बात आई ना, और जब ग्रुप में हम लोग बैठे वहां पर, कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा बन चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि स्पीकिंग मेरी तब भी अच्छी थी, इंग्लिश मेरा तब भी उस समय भी अच्छा था अदर स्टूडेंट के कंपैरिजन में, लेकिन वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। वर्ड अंदर तो आ रहे थे, जोड़ू कैसे ये समझ नहीं आ रहा था।
मैं कहना तो चाह रहा था अपनी बात को, लेकिन अंदर से निकाल नहीं पा रहा था। मुझे शर्म जैसी लग रही थी, अरे पता नहीं कोई देख लेगा, क्या हो जाएगा ऐसा। और मेरे उस ग्रुप में ज्यादातर बच्चे इसी तरीके से थे। व्हाइट शर्ट मैंने पहनी हुई थी, और जानते हो मुझे क्या लग रहा था, जैसे मैं नॉर्मल हूं, और मेरे अंदर से पसीना इस तरीके से बहता हुआ आ रहा, टप टप इस तरीके से, पूरा स्वेट पूरा भीग चुका था शर्ट। और हम सारे कैसे, और जितने भी ऑफिसर वहां बैठे हुए थे वो कह रहे हैं अरे बच्चे क्या हुआ बोलो। मतलब वो फ्रेंडली करना चाहते हैं आप लोगों को, लेकिन हम तो इतने कांप चुके हैं वहां पर, इतने कांप जाते हैं, बोलने तक का मन नहीं करता। बस ऐसा मन करता है भगवान को यहाँ से बचा ले और वहां से निकल के हम भाग जाए, यहाँ से छोड़ दे, यहाँ पर नहीं करना मुझे। इतना डर अपने अंदर पैदा हो जाता है उस समय पर। उसी को तो झेलना है। रूम में रह के, घर पे रह के तो तुम भी बड़ी बड़ी बातें, दुनिया बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब वहां बैठते हो ना शेरों के बीच में, और जब दहाड़ते हैं, तब पता चलता है असली शेर कौन। और मैं आपको बताऊं, मेरे ग्रुप में सिर्फ एक लड़का, उस समय एक लड़के को लिया था मेरे ग्रुप से, सिर्फ मेरे मतलब जो मेरे उस ग्रुप में था, उस ग्रुप में से जो हमने जब एसएसबी जब उसमें स्क्रीनिंग में बैठे, तो वहां पर एक लड़के को रिकमेंड किया, सिर्फ एक लड़के को, सिर्फ एक लड़के को। और जानते हो कैसे, किस तरीके से? वो अकेला लड़का बोला वहां पर, और जो वो बोल रहा था ना, तो सबसे बड़ा बेवकूफ वो निकल दिख रहा था हम लोगों। वो पता नहीं अजीब से तरीके से बोल रहा था, इस तरीके से। हमने कहा ये बेवकूफ है क्या, इससे अच्छा तो ना ही बोलता, हमारी तरह चुप रह जाता। स्मार्ट समझते ना हम लोग अपने आप को, शांत रह के हंसते हैं दूसरों पे, चुप रह ले, हमारी तरह पागल है क्या, बोलना जरूरी है क्या, हम अंदर से ऐसा सोच रहे हैं। और वो लगा हुआ है, यस जेंटलमैन आई हैव सीन द पर्सन। वहां पे एक स्टोरी थी, एक लड़का था, वो ऐसे कुछ उठा रहा था रोड के पीछे, पीछे से धुआं निकल रहा था, उसमें से एक हट है और उसमें से स्मोक निकल रहा है, और हम उसको उस स्टोरी में वो उसको बोल रहा है, और हमने जो कुछ भी लिखा हम लिए बैठे हुए हैं उसको, और बोल रहा है यस जेंटलमैन आई हैव सीन अ बॉय एंड दैट बॉय इज दिस एंड दैट एंड दैट। हमने कहा बेवकूफ है। बाहर आते ही डिस्कशन स्टार्ट हो गया, ये तो बाहर होगा, ये होगा, वो होगा। जब चेस्ट नंबर बोला ना, मेरे को आज भी याद है, 72 मेरा चेस्ट नंबर था। भूलोगे नहीं, प्यार मोहब्बत जब हो जाती है ना किसी चीज से, तो मरते दम तक नहीं भूलते। 72 मेरा चेस्ट नंबर था, फर्स्ट एसएसबी में। और जब ऐसे बोलने के लिए आ रहे थे ना वो चेस्ट नंबर, क्योंकि उन्हीं का बोलता है जो रिकमेंड होते हैं, तो चेस्ट नंबर यानी कि स्क्रीन इन होते हैं, उन्हीं का बोलता है। तो चेस्ट नंबर 55, 58, 62, धड़कने ऐसे ऐसे बाहर आ रही थी, इस तरीके से बाहर निकल के आ रही थी। जैसे उसने बोला चेस्ट नंबर 68, सीधा गया वापस 76। मैं ऐसे बैठ गया, और वो बहुत तेज होते हैं, वो हरकतें करते हैं। फिर वापस आया चेस्ट नंबर 65, मैंने कहा चेस्ट नंबर 65 मतलब फिर वापस आया, लेकिन जैसे और अगर एक बार बोल के वो फिर निकल गया, तो 65 के बाद उसने सीधा बोला चेस्ट नंबर 79। बस वही मेरे हाथ इस तरीके से सर पे आ चुके थे। और जो मैं 1 महीने पहले 2 महीने पहले सपना उस समय देख रहा था, जो मैं कैफे से गया था, और वो सारी बातें, वो सब दिल कहते ना, मेरा ये हो गया, मेरा ब्रेकअप हो गया, मेरा ये वो, ये 1000 बातें, इसे कहते हैं दिल टूटना। अंदर से मतलब यहां से आंसू नहीं निकलेंगे, लेकिन ये जब रोएगा ना, उसके बाद तो फटाफट हमें ट्रक में और बस में भर के ना, जब लाते हैं तो बड़े प्यार से लाते हैं, जब ले जाते हैं ना तो गालियां, फटाफट भरो जल्दी से, 5 मिनट के अंदर अंदर कैंपस से बाहर। और गधे घोड़ों की तरह हमको भर कर सीधा छोड़ दिया कहां? भोपाल के रेलवे स्टेशन पे। लेकिन वो जो साथ वाले होते हैं ना, एक दूसरे के आंसू पोंछ रहे होते हैं, और हम एक दूसरे को समझा रहे हैं। दर्द अपने अंदर भी है, लेकिन हर दूसरे को भी समझा रहे हैं, भाई ऐसा मत करना, भाई ये नहीं होगा। जो दोस्ती क्रिएट होती ना, कौन कहता अगर एनडीए के एसएसबी एक बार चले जाओ तो जिंदगी में पहाड़ भी तोड़ दोगे, ये कॉन्फिडेंस एनडीए दिलाता है। तो रेल में बैठे, ट्रेन में बैठे, और जिस डब्बे में हम बैठे, उस डब्बे में हम बहुत सारे बच्चे थे। पूरा डब्बा शांत पड़ा है, पूरा का पूरा डब्बा शांत पड़ा है वो।
क्योंकि हमने उधर से फिर ट्रेन का रिजर्वेशन नहीं कराया, पैसे तो हमें मिले, फिर कौन रिजर्वेशन क्या रिजर्वेशन, चढ़ लिए भीड़ में, ऐसे ही बैठ गए वहां पर, रो रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर कुछ रो रहे हैं बेचारे, कुछ गम को लिए बैठे हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं। यही दर्द हमारा सिलेक्शन से पहले था, और ऐसे ही दर्द वाले हमारे फौजी लोग होते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। तो अब वहां पर अचानक से क्या हुआ कि 2-3 बुजुर्ग थे, और वो जहां भी जा रहे होंगे तो वो देख रहे हैं कि सारे बच्चे बिल्कुल इतने सैड, इतने डिप्रेस, इतने निराश लग रहे हैं। वो आते ही बोलते, बेटा क्या हुआ क्या हुआ, कोई नहीं बोल रहा उनसे। तो 1-2 बच्चे ने बोला कि सर ऐसे ऐसे वहां पे गए थे और आउट हो गए। उन लोगों ने जानते हो क्या बात बोली, और वही बात हमारे दिल में लगी, और उसके बाद कहीं ना कहीं जो माहौल था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हुआ, और उन्होंने हमें फ्रेंडली किया। एक अच्छा इंसान, समझदार इंसान ऐसा होता है। और जो ये बेवकूफ लोग होते हैं ना, नालायक, जिन्होंने कभी जिंदगी में कुछ किया नहीं, वही तुम्हारे ऊपर कमेंट कसेंगे। जिन्होंने कभी कुछ देखा नहीं है वो तुम्हें डिमोटिवेट करेंगे। उन्होंने जानते हो क्या कहा, बुजुर्ग थे बेचारे वो सारे के सारे, उन्होंने कहा बेटा एक बात को ध्यान रखना कि अगर तुम्हें नहीं लिया ना उन्होंने, तो ये मत सोचना कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है। हमें पता है वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करना चाह रहे थे। उन्होंने बोला कमी, हमें पता है कि वो हमें सिर्फ इस वजह से कह रहे थे हमें मोटिवेट करने के लिए, लेकिन यार जो भी कह रहे थे कह तो हमारे अच्छे के लिए रहे थे ना। उनको पता था इससे इस समय इससे निकालना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बेटा एक बात को ध्यान रखना कि तुम्हें अगर एसएसबी में नहीं लिया ना, इसका मतलब है कि तुम इससे ज्यादा कुछ रखते हो इससे। और यही बात मेरी सिस्टर ने भी बोली थी, मेरे कजन ने रियल नहीं, कजन ने बोली थी बात कि तेरे अंदर वो दम है, वो बात है, इसका मतलब शायद उनमें वो कमियां होंगी जो तुम्हें नहीं ले पाए। और इस बात को सुनते ही तो अपने अंदर से, हाँ भाई ये बात तो है, अपने अंदर तो कुछ बड़ा है। अपने आप को समझाने वाली बात है, ऑल इज वेल वाली बात है, ऑल इज वेल। तो पेन इसको कहते हैं, दर्द इसे कहते हैं। आई बात समझ में? तुम कहते हो ना मोटिवेशन नहीं मिलता, तुम्हें तो पेरेंट्स का सपोर्ट है, हर चीज का सपोर्ट है। ऐसे हजारों लड़के होते हैं जिनको किसी का सपोर्ट नहीं होता, अपने सपने के लिए लड़ते हैं। जो लड़का कभी एक बार एसएसबी चला गया ना, और स्पेशली एनडीए वाला, वो जिंदगी में नहीं हार सकता। और वो ईमानदार होता है क्योंकि वो छोटी सी उम्र में दुनिया को देख के आ चुका होता है। ये सच्चाई है बच्चों, इस बात को ध्यान रखिए। मोटिवेशन की बात करते हो यार, तुम्हें तो खुद दहाड़ना चाहिए, लड़ जाना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने कभी एनडीए का एग्जाम नहीं दिया, जिन लोगों को नहीं पता कि वो एसएसबी का दर्द क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता कि जब आउट होते तो वो पेन क्या होता है, कुछ भी बोल लें, उनको नहीं मालूम है कि इसका पेन और इसके प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। वो नहीं, कोई नहीं जानता। सिर्फ बोलना आता है लोगों को, लेकिन उस दर्द को वही समझ सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो, जिन कांटों पे से वो गुजरा हो, वही जानता है इन सब चीजों को, बाकी कोई नहीं समझ सकता। इस बात को ध्यान रखना, तुम्हारा दर्द तुम ही जान सकते हो, या तुम्हारे माँ बाप जान सकते हैं, बाकी किसी के चक्कर में मत पड़ना यार।